नमस्कार, मैं हूं गायत्री, लेकर आई हूं आपके लिए यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें तेज रफ्तार से देती हूं उत्तराखंड की हर खबर। दिन भर का पूरा अपडेट सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए फटाफट निकलते हैं खबरों के सफर पर। उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को लगने वाला है महंगी बिजली का झटका। प्रदेश में चुनाव निपटते ही लोगों की जेब ढीली होने वाली है। बिजली की कीमतों में 10 से 11% की बढ़ोतरी करने की तैयारी है। उत्तराखंड विद्युत नियामक बोर्ड जल्द ही बिजली के रेट में बढ़ोतरी को लागू कर सकता है। आने वाले सोमवार यानी कि 29 अप्रैल तक राज्य में बिजली की नई दरें घोषित कर दी जाएंगी। बिजली के दाम बढ़ने से प्रदेश के 27 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख शहरों में 5 साल के भीतर वोटरों की संख्या बढ़ने की बजाय घट गई है। निकाय चुनाव के लिए तैयार की गई वोटर लिस्ट से ये खुलासा हुआ है। निकायों में 3.25 से 16% तक वोटर कम हो गए हैं। राज्य में पलायन की रोकथाम के लिए बने पलायन आयोग के मुख्यालय पौड़ी शहर में करीब 16% मतदाता घटे हैं। श्रीनगर, अल्मोड़ा और नैनीताल में भी हालात ठीक नहीं है। उत्तरकाशी के नौगांव में भी वोटर कम हुए हैं, जबकि देहरादून समेत कई मैदानी शहरों में मतदाताओं की तादाद तेजी से बढ़ी है। राज्य में निकायों की वर्तमान मतदाता संख्या 27,30,000 तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत करीब 1.5% बढ़ गया है। चुनाव आयोग ने इसका ताजा आंकड़ा जारी किया है। पोलिंग पार्टियों के लौटने और आंकड़ों का मिलान करने के बाद ये जानकारी जारी की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि 19 अप्रैल तक प्राप्त जानकारी के हिसाब से राज्य में 56.89% मतदान दर्ज किया गया था। लेकिन ये आंकड़ा परिवर्तनीय था, क्योंकि राज्य में कई पोलिंग पार्टियों के लौटने में भी 3 दिन तक का समय लगता है। उनके आने के बाद सभी आंकड़ों का वेरिफिकेशन किया गया। इसके बाद स्थिति पूरी तरह से साफ हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो सकता है। हरीश रावत ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी की हालत ठीक वैसी ही है जैसी राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। रावत ने ये आगे कहा कि दूसरे और तीसरे चरण के होने जा रहे मतदान में पापियों से भरी हुई बीजेपी को दंड मिलने वाला है। कि जो बात आज से 4 महीने 5 महीने पहले हम कह रहे थे, अब जो है वो बात भाजपाई भी कहने लग गए हैं। और एक विधायक जो महंत भी हैं, उन्होंने कहा है गंगा होगी मैली, पापियों का पाप धोते धोते करके। तो ये आम भाजपाई की व्यथा है। आज के दिन जो आम भाजपाई है, वो आम भाजपाई ये दूसरे तीसरे चरण के जो मतदान है, उनमें जो है स्वयं इन पापियों से भरी हुई भाजपा को दंडित करेगा। कहेगा जब तक सुधरती नहीं, गंगा साफ नहीं होती है, तब तक जो है हम तटस्थ हैं। हरीश रावत ने ताजा बयान लैंसडाउन विधानसभा से बीजेपी विधायक दिलीप रावत की सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाते हुए दिया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा है निशाना। रुड़की में मीडिया से बात करते हुए मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देश को बांटने वाला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को उन्होंने तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला बताया है। तो अपना घोषणा पत्र जारी किया है 2024। इसमें उन्होंने 3-4 चीजें कही। एक, उन्होंने जो आरक्षण है उसको लेकर कहा है कि हम 50% की सीमा को हटाएंगे। जातिगत रूप से SC ST OBC का जो आरक्षण है, क्या आप उसे कम करेंगे? क्या आप जो आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्या विशेष रूप से देश के विभाजन की बात करते हुए देश को एक इस प्रकार के वातावरण में धकेलते हुए क्या अल्पसंख्यक के लिए आरक्षण की व्यवस्था करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सियासी पारा लगातार गर्मा रहा है। प्रियंका गांधी ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि मोदी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। प्रियंका ने मोदी पर देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान करने का भी आरोप लगाया। प्रियंका ने मोदी को जवाब दिया तो कांग्रेस के बाकी नेता भी पीएम मोदी को घेरने में जुट गए। उत्तराखंड में गढ़वाल सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल भी पीएम मोदी के बयान की निंदा कर रहे हैं। गोदियाल ने कहा है कि मंगलसूत्र की बात करके पीएम मोदी चुनाव हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ विपरीत बातें कहें, लेकिन मजबूर कर देते हैं। वो आत्मा मानती नहीं जब तक कि उनके इस प्रकार के बयानों पर हम जो है तीखे वार न करें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर भारत के नेताओं के वक्तव्यों पर बनी रहती है और खास करके प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों पर बनी रहती है। हमारी क्या
इज्जत बढ़ रही होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत के प्रधानमंत्री किसी ने निचले स्तर पर आकर बातें कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान की चुनावी रैली में कहा था कि कांग्रेस महिलाओं के गहने और मंगलसूत्र लेकर पैसा ऐसे लोगों में बांट देगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठी है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न होने के बाद पहली बार गणेश गोदियाल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे। गोदियाल का जन्मदिन 24 अप्रैल को होता है। ऐसे में गोदियाल के यहां आने पर प्रदेश अध्यक्ष, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके लिए केक काटा और धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गणेश गोदियाल को शुभकामनाएं देते हुए उनकी जीत की कामना की। साथ ही दावा किया कि गोदियाल समेत सभी 5 कांग्रेस उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने 24 अप्रैल को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया है। इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई है। अखबारों में छपवाए गए नए माफीनामे में लिखा है, विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हमसे हुई गलती के लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांगते हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हम सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का वचन लेते हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को पतंजलि के 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया गया था, जिसका साइज बहुत छोटा था और सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे के छोटे साइज को लेकर 23 अप्रैल को सुनवाई में रामदेव और बालकृष्ण दोनों को बुरी तरह फटकारा था। उसी के बाद अखबारों में अब नया माफीनामा छपवाया गया है। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करने का आरोप है। इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे और आखिरी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून से IFS के 99 अधिकारी पास आउट हुए हैं, जिनमें से 3 उत्तराखंड के हैं। राष्ट्रपति ने इन सभी पास आउट हुए अधिकारियों को प्रमाण पत्र और अवार्ड प्रदान किए। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि जंगलों के महत्व को आज समाज भूलता जा रहा है, लेकिन लोगों को याद दिलाना चाहिए कि जंगल जीवन देता है। जंगलों के महत्व को जानबूझकर भुलाने की गलती मानव समाज कर रही है। हम ये भूलते जा रहे हैं कि वन हमारे लिए जीवन दाता है। यथार्थ ये है कि जंगलों ने ही धरती पर जीवन को बचाए रखा है। आपके पास जंगलों के संरक्षण, संवर्धन एवं पोषण की जिम्मेदारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने इस अप्रतिम दायित्व के प्रति सजग और सचेत होंगे एवं पूर्ण निष्ठा से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। उत्तराखंड दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया था। वहां मेडिकल छात्रों को उपाधि प्रदान की थी। मेधावी छात्रों को मेडल देकर भी सम्मानित किया था, जबकि शाम को राष्ट्रपति ने परमार्थ निकेतन जाकर मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया था। प्रदेश में जंगल की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 46 जगह जंगलों में आग की नई घटनाएं सामने आई है। गढ़वाल में 20 और कुमाऊं में 24 जगह जंगल धधके, जबकि 2 मामले वन्यजीव क्षेत्र के हैं। आग की नई घटनाओं से 52 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इस फायर सीजन के पिछले 5 महीनों में प्रदेश में अब तक वनाग्नि की लगभग 450 घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं। जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। सभी जिलों के डीएम और पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इस तरह के गांवों की सूची तैयार करे जहां आसपास के जंगलों में वनाग्नि की ज्यादा घटनाएं हो रही है। सचिवालय में वर्चुअली बैठक कर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और डीएफओ को जंगल की आग की रोकथाम के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के निर्देश दिए। कहा कि जंगलों में आग लगाने वालों को जेल में डाला जाए। मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक को हर दिन रिपोर्ट देने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने जंगल की आग की रोकथाम के लिए 5 करोड़ भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग ने जागरूकता की मुहिम भी छेड़ दी है। पौड़ी समेत जंगलों से लगे सभी इलाकों और गांवों में लोगों से अपील की जा रही है कि वो जंगल में आग लगाने वालों की पहचान करें और उनके बारे में वन विभाग को सूचनाएं दें। जानकारी देने वालों के नाम गोपनीय रखे जाएंगे। वहाँ की सूचना मेरे पास जो है पहुंची थी और जैसे ही सूचना पहुंची तो तुरंत वहाँ पे स्टाफ मौके पे पहुंचा हुआ है और वनाग्नि को नियंत्रित किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसको नियंत्रण पा लिया जाएगा। सभी लोगों को हमने निर्देश, सभी जो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी, ये जो अधीनस्थ स्टाफ है, सभी को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए संबंधित के विरुद्ध FIR तुरंत दर्ज कराएंगे इसमें और जो है वन अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई जरूर होगी, जैसे ही जो है इसमें कोई पकड़ में आता है।
ऐसा मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी जो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में जानकारी हमें देंगे और उनको उचित इनाम भी हमारी तरफ से दिया। नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़े पैमाने पर किए जजों के तबादले, कई जिलों के जिला जज बदल दिए गए। नैनीताल हाईकोर्ट ने 23 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर जजों के तबादलों की सूची जारी की है, जिसके मुताबिक चंपावत की जिला और सत्र न्यायाधीश कहकशा खान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार विजिलेंस नियुक्त किया गया है। जिला और सेशन जज हरिद्वार स्कंद कुमार त्यागी का ट्रांसफर कर जिला और सेशन जज उधम सिंह नगर बनाया गया है। इसके अलावा कई जिलों में भी जिला और सत्र न्यायाधीशों के तबादले किए गए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में 65 से ज्यादा जजों के तबादले किए हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में एसएसबी की भर्ती परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों के साथ पहुंचा युवक तो पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। आरोपी के पास से फर्जी सर्टिफिकेट्स के अलावा बहुत सारे फोटो और नकली एडमिट कार्ड्स मिले हैं। एसएसबी दिल्ली हेडक्वार्टर से मिली तहरीर के आधार पर श्रीनगर पुलिस ने धोखाधड़ी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम राम ब्रिज है, जो मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और पता लगा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गैंग तो नहीं। खुल गए भक्तों के लिए लाटू देवता मंदिर के कपाट, पुजारियों ने आंख में पट्टी बांधकर की पूजा। चमोली में स्थित लाटू राम वाण मंदिर के कपाट मंगलवार यानी कि 23 अप्रैल को विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। अब अगले 6 महीने तक श्रद्धालु परिसर में लाटू देवता की पूजा अर्चना कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर मंदिर परिसर लाटू देवता के जयकारों से गूंज उठा। वाण गांव के लाटू मंदिर भक्तों के लिए बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर क्या है अब तक कोई नहीं जान पाया है। दावा है कि दुनिया का ये पहला ऐसा मंदिर है जिसके अंदर कोई भी भक्त नहीं जाता। पुजारी भी आंख पर पट्टी बांधकर मंदिर में प्रवेश करते हैं और तभी पूजा करते हैं। लाटू देवता को मां नंदा देवी का धर्म भाई भी माना जाता है। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कामों का जायजा लिया। यात्रा के तैयारियों के बारे में जानकारी ली और निर्माण स्थलों का निरीक्षण भी किया। डीएम हिमांशु खुराना ने सभी विभागों को यात्रा शुरू होने से पहले सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। डीएम अराइवल प्लाजा, लूप रोड, आस्था पथ, शेष नेत्र झील और चिकित्सालय के साथ ही मंदिर परिसर और पुरोहित आवास में निरीक्षण के लिए पहुंचे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलने वाले हैं। अगले महीने से शुरू होने जा रही 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड परिवहन अपनी तैयारियों में जुटा है। इसी सिलसिले में राजधानी देहरादून के परिवहन भवन में परिवहन सचिव अरविंद सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ग्रीन कार्ड बनाने और ट्रिप कार्ड जारी करने को लेकर चर्चा हुई। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच शटल सेवा में आ रही समस्याओं को दूर करने पर भी बातचीत हुई। ग्रीन कार्ड कैसे बनना है, ट्रिप कार्ड किस प्रकार से जारी करना है, जो गाड़ियां जाती हैं उनको चेक करने के लिए चेक पोस्टों पे जो रोकने में समय लगता है, उससे कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे ऑटोमेशन और अच्छा कर दिया जाए कि गाड़ी चलती जाए और हम लोग उनको चेक कर लें अपने लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कि हाँ इसके कागज़ सही हैं, इसमें ट्रिप कार्ड जारी हुआ है, ग्रीन कार्ड बना हुआ है, सब कुछ दुरुस्त है, तो उनको रोकने की ज़रूरत न पड़े। इस तरह के मुद्दे थे। एक आध मुद्दे ये भी थे कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में एक शटल सेवा चलती है, उसमें कुछ समस्याएं पिछले वक्तों में रही हैं, उनकी समस्याओं के निदान के बारे में। शुरू हो गई मिस टीन उत्तराखंड 2024 बनने के लिए रेस। देहरादून में मिस टीन उत्तराखंड के 4थे सीजन का फर्स्ट लुक जारी हुआ, जिसमें 13 से 19 साल की कई खूबसूरत प्रतिभागियों ने अपना इंट्रो दिया। देहरादून के राजपुर रोड स्थित डियाब्लो क्लब में आयोजन हुआ। मिस टीन उत्तराखंड के तहत अलग अलग सब टाइटल्स के लिए इवेंट हो रहे हैं, जिसमें देहरादून के अलावा टिहरी, पौड़ी, चमोली और नैनीताल की टीनेजर्स लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। अलग अलग सब टाइटल के बाद 19 मई को ग्रैंड फिनाले होगा। यहां से विनर मॉडल को नेशनल एम्बोलिश मिस इंडिया टीन एशिया पैसिफिक के लिए जयपुर भेजा जाएगा। वहां देश भर की मॉडल्स के बीच मुकाबला होगा और वहां की विनर फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए देखना ना भूले श्रेष्ठ उत्तराखंड।